हम फिर से PYQ सीरीज लेके आए हैं। ये अभी हम NCL का लाए हैं, जो कि अभी आने वाले एग्जाम WCL, CCL, CIL इन सबों में काम आएगा, इसीलिए हम कोलफील्ड वाला ही अभी चला रहे हैं। तो आज हमने NCL 2026 में को जो हुआ है, 26 अप्रैल 2026 को जो NCL का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस लेके आए। इस तरह से ये सीरीज भी 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। इसमें हम, आपको पता है कि हम उस क्वेश्चन के आसपास की सारी चीजों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं NCL 2026 का PYQ। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव थिकनेस मेजरमेंट सिस्टम द AC एक्साइटेशन इज प्रीफर्ड। कैपेसिटिव थिकनेस को मेजर करने के लिए AC एक्साइटेशन यूज किया जाता है। बताओ भाई क्यों यूज किया जाता है AC एक्साइटेशन? ये मान लो कैपेसिटिव थिकनेस इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेट के बीच जो थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए हम AC एक्साइटेशन का यूज करते हैं। बताओ AC एक्साइटेशन का यूज क्यों करते हैं, DC का क्यों नहीं? देखो क्या होता है ना कि जब DC यूज करते हैं तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। DC एक्साइटेशन में करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, आयरन एक तरफ जमा हो जाता है, आयरन बोल रहा हूं, आयन माफ कीजिएगा, आयन accumulates है ना। तो क्या हो जाता है कि आयन जो होता है एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, पोलराइजेशन की समस्या आ जाती है ना, पोलराइजेशन हो जाता है। तो इसीलिए हम AC का यूज करते हैं। AC एक्साइटेशन में क्या होता है ना कि मतलब कि ये चेंज होते रहता है। इसमें करंट चेंज होते रहता है कंटिन्यूसली, हमें पता ही है, चेंजेस कंटिन्यूसली, है ना। पॉजिटिव एंड निगेटिव हमेशा चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि आयन जो है एक जगह पे जमा नहीं हो पाता और इलेक्ट्रॉन में पोलराइजेशन नहीं होता, नॉन पोलराइज। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, AC एक्साइटेशन यूज करते हैं। ऑप्शन देखो, रिमूव्स AC एक्साइटेशन इन हाई फ्रीक्वेंसी, रिमूव्स अस्ट्रक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, रिजिडिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स है ना। रिमूव्स रिक्वायरमेंट, शील्डिंग से भी हमको कोई मतलब नहीं है। एलिमिनेट्स इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक लॉस, जी नहीं, इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक लॉस को एलिमिनेट नहीं करता है, ये क्या करता है, और बढ़ा देता है, ठीक है, ये बढ़ा देता है। प्रिवेंट्स, AC एक्साइटेशन क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन को, ठीक है। और ये क्या करता है, DC वाला एलिमिनेट नहीं करता है, ये ऑलरेडी इसको बढ़ा देता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, व्हाई इज द अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क नॉट अ मेजर इशू। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्शन में गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। क्यों रॉन्ग है ये मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट अ मेजर इशू। भाई कंट्रोलिंग टॉर्क इज अ मेजर इशू, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क होना ही चाहिए। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है तो जो भी पॉइंटर होता है उसको एक जगह पे रोकने के लिए और उसको जीरो पे लाने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की नीड होती है, और ये मस्ट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है नॉट अ मेजर इशू, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस इन एन एरोबिक डाइजेशन। देखो दो तरह का होता है, मैं बता देता हूँ। बायोगैस होता है और एक होता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस को और क्या कहते हैं, सिन गैस भी कहते हैं ना, वुड गैस भी इसको कहते हैं, वुड गैस, बहुत सारा इसका नाम है। तो बायोगैस जो होता है, बायोगैस में मीथेन होता है, कितना होता है मीथेन, 50 to 60%, है ना। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कितना होता है, 30 to 40%। और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 5 से 10%, ठीक है। और एक होता है प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ये कितना होता है, 50%। और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये कितना होता है, 20%, है ना। बाकी हाइड्रोजन होता है। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ नाइट्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। अब देखो मैं इसमें कुछ और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो बायोमास कन्वर्जन का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। बायोमास, नेक्स्ट पे चलता है, बायोमास कन्वर्जन।
ठीक है। तो इसमें फर्स्ट होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड इसमें क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन से हम जो करते हैं ना, उसी को कंप्रेशन ऑफ कम्बसाइल मटेरियल करते हैं, उसी को हम करते हैं फिजिकल मेथड। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड फ्यूल को हम क्या करते हैं, इसमें कंप्रेशन करते हैं ना, कंप्रेशन। इसको और क्या, इसका और क्या नाम होता है, पैलेटलाइजेशन, है ना, पैलेटलाइजेशन भी इसको कहते हैं। सेकेंड वन इज इनकिनरेशन। इसमें क्या होता है, हम बेसिकली उसको हीटिंग करते हैं, हीटिंग, अरे वही जलाना कर सकते हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको इनकार्नेशन करते हैं। थर्ड वन इज द थर्मोकेमिकल प्रोसेस, इसको पायरोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना दोस्तों। अब थर्मोकेमिकल पायरोलाइसिस में 3 तरह की चीजें आती है, ठीक है। एक होता है गैसिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इन गैस, है ना। एक होता है कार्बोनाइजेशन, ये सब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है चीजें। कार्बोनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, इन चारकोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लिक्विफिकेशन, है ना, इसमें क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, लिक्विड। अब देखो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर गैस हो रहा था, ये इस प्रोसेस से हो रहा था, जो हमने बताया था ना, प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इस प्रोसेस से आ रहा था, गैसिफिकेशन से, ठीक है, हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल फर्मेंटेशन, जो सराना बोलते हैं ना, वही है बायोकेमिकल फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बायोकेमिकल फर्मेंटेशन में, अपन वही मतलब सड़ाते हैं, जो भी बायोफ्यूल होता है उसको। इसमें अब इसमें भी देखो 2 होता है, ठीक है। इसमें एक होता है इथेनॉल फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन, और सेकेंड होता है इसमें एनारोबिक फर्मेंटेशन। इसी से हमको क्या मिलता है, इसी से हमको बायोगैस मिलता है, ठीक है। इससे हमको क्या मिल रहा था, प्रोड्यूसर गैस, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, बायोगैस मिल रहा है, ठीक है, एनारोबिक फर्मेंटेशन से। ये याद रखना, बायोगैस में क्या होता है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट करिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछ रहा है, तो हम लोग फ्लक्स का वेबर होता है, देखो न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन पर वेबर नहीं, वेबर पर मीटर नहीं होगा, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही होगा टेस्ला, है ना, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो यही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ नॉट एडहेरिंग टू रूल 10 ऑफ इंडियन। कर रहा है कि क्या कंसिक्वेंस होगा अगर रूल 10 को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं। तो रूल 10 मेरा किस बारे में बात करता है, रूल 10 बात करता है सेफ्टी के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में ना, एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कंप्लायंसेस, मतलब जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे। तो वही है क्वेश्चन में, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ नॉट एडहेरिंग द रूल 10 का फॉलो नहीं करने पे क्या मेजर्स लिए जाएंगे, है ना। तो देखो इंक्रीज्ड एस्थेटिक वैल्यू, क्या कोई मतलब नहीं है, इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है, पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड एंड लीगल, मतलब वही कह रहा है कि अगर सेफ्टी हजार्ड तोड़ने पे उसके साथ लीगल कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो आंसर ये होगा। लेकिन एनसीएल ने इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग माना था, पता नहीं क्यों। ये मतलब आंसर हो सकता है, एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, बट ये हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। कर रहा है मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर यूज्ड एज अ बायोफ्यूल। अभी आपको मैंने बताया कि मिथेनॉल और इथेनॉल, है ना। तो मिथेनॉल और इथेनॉल कहाँ से आ रहे हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन से आ रहे हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन,
है ना। देखो, इथेनॉल फर्मेंटेशन था और एक एनारोबिक फर्मेंटेशन था, है ना, एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल फर्मेंटेशन से मेरा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है इथेनॉल, आ रहा है इथेनॉल एंड CO2, है ना। और यहां से मेरा क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है बायोगैस। तो देखो, जब हम सड़ाते हैं तो जो निकल रहा है प्रोडक्ट, एक गैस निकल रहा है, तो गैस जो निकल रहा है वो बायोगैस हो गया, मीथेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्रोडक्ट निकल रहा है हमारा सड़ाने के बाद, वो क्या निकल रहा है, इथेनॉल। और इथेनॉल जो निकल रहा है मेन यही है। तो ये हो जाता है इथेनॉल फर्मेंटेशन, है ना। और ये एनारोबिक फर्मेंटेशन। अब कह रहा है कि मेथनॉल और इथेनॉल यूज एज अ बायोफ्यूल, तो आर प्राइमरी प्रोड्यूस थ्रू, तो प्राइमरी किसके तरह किस चीज से ये बनता है ना, तो कंबसन से तो नहीं बनता है। सी वाटर का डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न एंड ग्रेन, इसी से बनता है, कॉर्न और ग्रेन को सड़ाने पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क व्हाट शुड बी द पर्सन इन चार्ज ऑब्टेन फ्रॉम परमिट यूजिंग इशूइंग अथॉरिटी। कह रहा है कि अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा परमिट अथॉरिटी से पहले। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मटेरियल का रिक्वेस्ट डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वर्क शेड्यूल भी नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, काम करने का परमिट लेंगे, है ना। काम करने का परमिट लेंगे। परमिट में क्या क्या आता है, परमिट में आएगा, परमिट में आता है ऑथोराइजेशन लेंगे, है ना, ऑथोराइजेशन। और क्या, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की, इसका कोई कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इससे कोई, तो वो हम देखेंगे। और चौथा सेफ्टी मेजर्स चेक करेंगे, है ना, सेफ्टी मेजर्स देखेंगे। और क्या, कोऑर्डिनेशन देखेंगे, है ना, कि इसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो ये परमिट में आता है। तो सबसे पहले परमिट ऑफ वर्क देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मटेरियल, उसके बाद वर्क मटेरियल रिक्वेजिशन डालेंगे, फिर वर्क को शेड्यूल करेंगे वगैरह वगैरह। चलिए आगे चलते। Next question is which of the following is a primary necessity of a high voltage DC transmission over long distance। कह रहा है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में क्या प्राइमरी नेसेसिटी होगा, है ना। तो कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें क्या चाहिए, कन्वर्टर चाहिए होता है, जो कि काफी महंगा होता है ना। हाई लाइन लॉसेस कंपेयर, नहीं, लो लाइन लॉसेस होता है। लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, नहीं, हायर, जो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता है, हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है ड्यू टू कन्वर्टर, है ना। तो ये भी नहीं होगा। रिड्यूस्ड कोरोना, तो यही होगा मोस्ट, तो प्रीफर तो हम यही करेंगे ना, कोरोना को रिड्यूस कर देता है और रेडियो इंटरफेरेंस लॉस को भी कम कर देता है ना, प्राइमरी नेसेसिटी। इसीलिए हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज डीसी, ताकि ये मेरा कोरोना लॉस और रेडियो इंटरफेरेंस को कम कर दे, इसीलिए हम यूज करते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो ओवरऑल कॉस्ट लगता है हाई वोल्टेज डीसी, लेकिन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में तो कम लगता है, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं ताकि मेरा लॉसेस कम हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेस द सिवियरिटी ऑफ कोरोना इफेक्ट इन एक्स्ट्रा। कह रहा है कौन सिवियरिटी को बढ़ा देगा, है ना। तो अपन जानते हैं कि सिवियरिटी का, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कोरोना बढ़ता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो कोरोना बढ़ता है। और क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर कम करते हैं तो कोरोना बढ़ता है ना। तो ये हो गया। और क्या, अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो कोरोना बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, कोरोना बढ़ेगा। तो ये सारी होती है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी सिवियरिटी, हाई ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, अगर ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कोरोना बढ़ेगा, हाँ ये तो बढ़ेगा। हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो भी कोरोना बढ़ेगा। लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड पे क्या होगा, कोरोना नहीं, लो एल्टीट्यूड पे कोरोना कम होगा, हाई एल्टीट्यूड पे बढ़ेगा। तो ये तो नहीं होगा। स्मॉल कंडक्टर साइड, अगर कंडक्टर साइड, अब देखो इसमें क्या है कि देखो क्या होता है ना, कि एक होता है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, ठीक है। और अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा मेरा, ठीक, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं, रेडियस, रेडियस अगर मेरा बढ़ेगा तो वीसी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और वीसी अगर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि कोरोना लॉस बढ़ रहा है ना। वीसी बढ़ेगा तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कोरोना लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन गलती है दोस्तों, मैं अभी देखा हूँ, ये क्वेश्चन गलती, ये ऑप्शन गलती है, मल्टीपल दे रखा है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं देखना है, ये दे रखा है आंसर कि मैं गलत है, मल्टीपल आंसर इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The next question is how does the total impedance of a series resistor capacitor circuit change? Total impedance पूछ रहा है, ठीक है, सीरीज रेसिस्टर कैपेसिटर सर्किट when frequency increases, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो हम impedance जानते हैं Z इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस सिर्फ कैपेसिटर बोल रहा है तो XC स्क्वायर। अब देखो XC क्या होता है 1/2πfc, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी मेरा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सी क्या होगा घटेगा, और एक्सी घटेगा तो मेरा इंपीडेंस क्या होगा घटेगा, तो क्या होगा इंपीडेंस घटेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है हाउ डज द यूज ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को यह कैसे कम करेगा हाई वोल्टेज। अब देखो अपन ने पढ़ रखा है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का यूज करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का यूज करने से क्या होता है साइज एंड वॉल्यूम रिड्यूस होता है, साइज एंड वॉल्यूम रिड्यूस, और क्या होता है लॉस, लॉस होता है वो रिड्यूस होता है। इसके वजह से क्या होता है इफिशियंसी इंक्रीज, और क्या होता है लेस वोल्टेज ड्रॉप, लेस वोल्टेज ड्रॉप, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा इंप्रूव हो जाएगा। लाइन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, लाइन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाता है ना। कोरोना लॉस, कोरोना लॉस क्या हो जाता है, ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना, तो ये हो गया। चलिए अब यहां कह रहा है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट को कम करता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करता है ना। तो ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द प्लांट इफिशियंसी, नहीं प्लांट के इफिशियंसी, इट इंक्रीज द प्लांट इफिशियंसी। यहाँ प्लांट के इफिशियंसी का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, प्लांट इफिशियंसी का तो यहाँ मतलब ही नहीं है क्योंकि ये ट्रांसमिशन का काम चल रहा है। तो रिड्यूस ग्रीड राइट ऑफ वे एरियाज रिक्वायर्ड, तो ये भी नहीं होगा। डिक्रीज पावर लॉस, हाँ तो पावर लॉस तो डिक्रीज हो रहा है, और रिड्यूसिंग पावर प्लांट नीड, हाँ तो अगर लॉस कम हो रहा है तो पावर प्लांट की नीड भी कम हो रही है, और उससे क्या हो रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो रहा है क्योंकि हमें लेस कोल चाहिए होगा थर्मल पावर प्लांट में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीमोमीटर मेजर्स विंड स्पीड टू डिटरमाइन कट आउट एंड कट इन स्पीड, कट इन एंड कट आउट, बिल्कुल सही बात है। एनीमोमीटर का यूज हमें विंड स्पीड मेजर करते हैं, कट इन एंड कट आउट। कट इन क्या होता है कि जिस स्पीड पे, कट इन कट आउट क्या होता है वो आपको मैंने बता रखा है, फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हैं कि जिस स्पीड पे कट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद विंड पावर प्लांट जो होता है बंद हो जाता है, उसी को कट आउट स्पीड बोलते हैं ना, क्योंकि वो झेल नहीं सकता। रीजन क्या दे रहा है विंड स्पीड डाटा इज अननेसेसरी, बिल्कुल भी नहीं, विंड स्पीड डाटा इज नेसेसरी। विंड स्पीड डाटा के अकॉर्डिंग ही जो पावर प्लांट होता है वो काम करता है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगा तो वो शट डाउन हो जाएगा, है ना, और बहुत कम स्पीड होगा तो भी शट डाउन हो जाएगा। तो विंड स्पीड डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है। इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 में है अकॉर्डिंग टू CA रेगुलेशन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ अ स्विच गियर करा 1 kV से कम में बिलो 1 kV कौन सा स्टैंडर्ड IS स्टैंडर्ड होता है। तो ये आप याद कर लो दोस्तों, इसका 10118 होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है टू पैरेलल करंट कैरिंग। अब देखो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें दो केस है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और एक है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और इसमें भी इस तरह से। इसमें कैसा हो रहा है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है ना, ये जो है ये एंटी क्लॉक में जा रही है, ये भी एंटी क्लॉक में, इसमें क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है अगर डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिपेल होता है ना, रिपेल होता है। अब डायरेक्शन सेम है अट्रैक्ट हो जा रहा है तो ये जो है ये इस तरह से, मतलब ये जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है ये यहाँ आउटर पे ज्यादा होता है, यहाँ पे हाई मैग्नेटिक, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट हो जा रहा है और दोनों एक तरह से कह सकते हैं कि एक हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये एक हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे आउटर पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट आउटर, हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट आउटर। लेकिन यहाँ रिपेल हो रहा है, ठीक है, और रिपेल हो रहा है तो एक दूसरे से दूर जा रहा है ना, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ होता है ना HI, तो यहाँ पे हाई। अगर आप
इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, अपने दोनों हाथों को करें, दोनों हाथों से अगर थंब को इस तरह से देखें और देखें कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा और एक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर रिपेल करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को बाहर जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो सेंटर पे होगा, दोनों के बीच में होगा, है ना। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन कर रहा है अट्रैक्ट ईच अदर, नीचे देखते हैं फाइंड स्ट्रेंथ बिटवीन कंडक्टर इंक्रीजेज इन अपोजिट फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंडक्टर इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल, ये तो सही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है तो फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंडक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी सही है। फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंडक्टर्स डिक्रीजेज कर रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंडक्टर डिक्रीजेज। हाँ, बिटवीन कंडक्टर जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये तो डिक्रीज ही हो रहा है ना, इंक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों एक ही हो जा रहा है। और फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे बढ़ रहा है, आउटर पे बढ़ रहा है। ये कह रहा है अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यही गलत होगा दोस्तों। दोनों क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमसी डीसी मोटर प्रिंसिपल पे काम करता है, हम सब लोग जानते हैं ना। दो मैग्नेट के बीच में अगर रख दे तो उस मैग्नेट के फील्ड में बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, वही उसी पे काम करता है ना। चलिए, बाय थर्मल एक्सपेंशन नहीं, ये तो थर्मल इंस्ट्रूमेंट में होता है ना। बाय रिएक्शन ऑफ एडी करंट, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर का। बाय इंटरेक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, यही होगा ना दोस्तों, आप जानते हैं। और पीएमसी में हमने हर बार बताया कि क्या होता है, लॉस नेग्लिजिबल होता है, कोई तरह का लॉस नहीं होता है, टॉक टू बैटरी रेशियो होता है, लीनियर होता है, सब तो आप जानते हैं। डीसी पे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंक्रोनस मोटर विद अ कांस्टेंट एक्साइटेशन व्हेन मैकेनिकल लोड इंक्रीजेज व्हाट। कह रहा है कि एक्साइटेशन जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, एक्साइटेशन कांस्टेंट है। एक्साइटेशन क्या है, कांस्टेंट है। और मैकेनिकल लोड मोटर है, ठीक है ना, मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन मैकेनिकल लोड को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैकेनिकल लोड को बढ़ाएंगे दोस्तों तो हम सब जान रहे हैं कि स्पीड थोड़ा सा कम जाएगा और फिर वापस से वो सिंक्रोनिज्म में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉज लेस आर्मेचर नहीं होगा ये। पावर फैक्टर विल बिकम क्लोजर टू यूनिटी, बिल्कुल भी नहीं। स्लो डाउन स्लाइटली, टॉर्क एंगल इंक्रीज है। देखो स्लो डाउन होगा थोड़ा सा, उसके बाद टॉर्क एंगल इंक्रीज होगा और वो वापस फिर से कहाँ चला जाएगा, सिंक्रोनिज्म में चला जाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ लोड एंगल, ये जो लोड एंगल है, लोड एंगल ये किसके बीच में बनता है, ये बनता है EF एंड VT के बीच में, ठीक है। और एक है फाई, मतलब ये कहते हैं पावर फैक्टर एंगल। ये लोड एंगल भी और इसको पावर एंगल भी कहते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। ये पावर एंगल है, ये पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है। और पावर फैक्टर एंगल बनता है VT एंड IA के बीच में। और एक क्या है, साई, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है ना, पावर फैक्टर एंगल। ये बनता है EF एंड IA के बीच में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। In a voltage earth leakage circuit breaker, the trip coil is connected between which two specific point. ट्रिप कॉइल किसके बीच में, यह क्वेश्चन PGCL में भी SCCL में भी आया है। मैं लास्ट क्लास में करवाया होऊंगा, मुझे याद नहीं है, बट ये SCCL में भी आया है, ठीक है, SCCL में भी। तो इसीलिए आप सीरीज को, ये PYQ सीरीज को जरूर फॉलो करें दोस्तों। तो कनेक्टेड बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इक्विपमेंट का जो फ्रेम होता है और उसके और अर्थ के बीच में होता है ना। तो फेज करंट, फेज कंडक्टर, न्यूट्रल करंट, तो ये हो जाएगा इक्विपमेंट फ्रेम एंड अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर ट्रिप्स फ्रीक्वेंटली ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। 3-फेज इंडक्शन मोटर जो है एक्सेसिव टेम्परेचर राइज के कारण बार बार क्या हो रहा है, ट्रिप कर रहा है ना। तो विच मेंटेनेंस स्टेप, उसमें कौन सा मेंटेनेंस करेंगे, क्यों हो रहा है, एक्सेसिव टेम्परेचर राइज की वजह से हो रहा है ना। तो हम उसका वो जो कूलिंग सिस्टम होता है उसी को देखेंगे, है ना। कूलिंग सिस्टम को देखेंगे कि कहाँ से प्रॉपर वो ठंडा नहीं कर पा रहा है उसे, है ना। तो एडजस्टिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी
तो मेंटेनेंस करने का काम है नहीं, ये तो पावर ग्रिड से कंट्रोल होगा ना, अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी पावर ग्रिड से कंट्रोल होगा, ये तो मेंटेनेंस में आएगा ही नहीं। चेंजिंग लुब्रिकेंट, हाँ चेंजिंग लुब्रिकेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसिंग टर्मिनल ब्लॉक, ये भी नहीं, टर्मिनल ब्लॉक को रिप्लेस करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्लीनिंग ब्लॉक्ड एयर वेंट्स, हाँ यही होगा दोस्तों। क्यों होगा ये, क्योंकि अगर एयर वेंट ही ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो हम उसमें कितना भी लुब्रिकेशन करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठंडा नहीं करेगा, ठीक है। अगर एयर वेंट ही ब्लॉक हो गया, उससे एयर पास नहीं हो रहा है, तो वो ठंडा ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एयर वेंट को क्लीन करेंगे ताकि एयर फ्लो आसानी से हो सके और वो कूलिंग ठंडा कर सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बैटरी कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर आवर, ये तो बच्चा जानता होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हम प्रोटेक्टिव रिले का स्पीड क्यों बढ़ाएंगे, है ना। इट इंक्रीजेज लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए, कहीं से भी सही नहीं लग रहा है मुझे। इट रिड्यूसेस द करंट रिक्वायर्ड, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ प्रोटेक्ट, ये भी नहीं, साइज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम भी नहीं। फास्टर फॉल डिटेक्शन एंड आइस, यही होगा दोस्तों। हम प्रोटेक्टिव रिले का स्पीड क्यों बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हम, ताकि वो उसका जो ऑपरेशन हो सके वो फास्टर हो सके, है ना, वो फास्टर फॉल्ट को डिटेक्ट करे और आइसोलेट करे, है ना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने अगर मेरी पिछली 2 सीरीज नहीं देख रखी है तो जरूर देखें। मैंने PGCIL करवाया है और 2026 वाला, और SCCL का भी करवा रखा हूँ 2026 वाला, अभी अपन MCL का कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।